बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, एक बार फिर गुज़िश्ता हफ़्ते की बड़ी टॉप नॉच न्यूज़ के साथ और ख़बरों के साथ, और उस पर एक छोटा-छोटा तज्ज़िया भी मैं साथ-साथ करता रहूँ जो मैं समझता हूँ, और मेरी राय से कुल्ली तौर पर इत्तफ़ाक़ करना या ना करना ये आपका राइट है, ये आपका इख्तियार है कि आप चाहें तो इस पर अपने अंदाज से भी सोच सकते हैं। लेकिन ये मैं अपनी राय आपके सामने रखने की कोशिश इसलिए करता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा तज्ज़ियाकार तो नहीं, लेकिन एक आम आदमी की हैसियत से जो सोचता है, जो शऊर एक आम आदमी के दिलो दिमाग पर में होता है किसी भी तालीम याफ्ता शख्स के ज़हनों में, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आज का गैर तालीम याफ्ता शख्स, जिसे हम शायद अनपढ़ या जाहिल भी कह सकते थे, उनमें भी शऊर की सतह बहुत बुलंद है। आज अगर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ मकामात पर अदलिया की हिमायत में और ऐसे बहुत सारे इक़दामात जो कि अवामी राय आम्मा के ख़िलाफ़ होते हैं, उनके ख़िलाफ़ निकलने वाले लोगों में वो सारे पढ़े लिखे लोग नहीं होते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिसे कहते हैं कि बुनियादी तालीम से भी महरूम होते हैं, लेकिन उन्हें ये शऊर, जिसे हम शऊर कहते हैं, वो तालीम में से तो ज़रूर आता होगा, लेकिन शायद इसकी कुछ और भी सोर्सेज़ होती हैं। शऊर लाने के लिए लीडर की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, और लीडरशिप का बड़ा काम होता है किसी भी अपने साथियों में, अपने अहबाब में, अपने हल्क़ा असर में या अपनी कौम में शऊर को उजागर करने के लिए। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बात मैं ये कर रहा था कि कुछ ऐसी बातें भी वारिद हो जाती हैं हमारे बातों-बातों में, जो शायद हमारे स्क्रिप्ट का या हमारे इस पॉइंटर्स का हिस्सा नहीं होती, लेकिन जब बात से बात निकलती है तो कई नई बातें, कई बद-उक़दे भी सामने आ जाते हैं और खुल जाते हैं। तो ऐसी कुछ बात अब भी इस वक़्त भी मैं करने लगा था कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ख़बरें हैं जो आजकल गर्दिश कर रही थी गुज़िश्ता हफ़्ते में। मुआशी सूरत-ए-हाल पर सबसे ज़्यादा बात होनी है आज, और मुआशी सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की, कहाँ खड़े हैं हम मुआशी तौर पर, और क्यों कुछ इंडिकेटर्स जो है वो इतनी बुलंदी पर जा रहे हैं, और अगर ग्राउंड रियलिटीज़ देखी जाएँ तो वो उससे मैच नहीं कर पा रही, मुमासिलत नहीं रखती। दूसरा, ईरानी सदर का दौरा, क्या मुआशी अहदाफ हमने हासिल किए इस ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान से? 3 शहरों में उनका दौरा रहा, इस्लामाबाद, लाहौर और फिर कराची। तो उसको थोड़ा-सा जो है वो कंपैरिज़न करने की कोशिश करेंगे इस शोबे में। क्या हुआ इस दौरे में या नहीं, क्या अहदाफ हासिल हो पाए या नहीं, या वही कागज़ी कार्रवाई ही रही और रस्मन गुफ्तन बर्खास्तन वाला मामला तो नहीं रहा। 6 जजेस का मामला कब तक कहाँ तक पहुँचा है और कैसे आगे ये बढ़ेगा। मरीम नवाज़ साहिबा की कुछ जो एक्टिविटीज़ जो हैं उस पर आजकल बड़ा चर्चा है, कुछ उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। मुल्कगीर एहतिजाज और बुशरा बीबी की तबीयत और उनकी सेहत के हवाले से जो भी रूमर्स हैं या हक़ाइक़ हैं, वो जो भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं या मीडिया का हिस्सा भी बन रहे हैं, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हुए हम हसन नियाज़ी और इबाद फ़ारूक के हालिया गुमशुदगी और फिर इनकी बरामदगी पर भी थोड़ा-सा गुफ्तगू करेंगे कि ये क्यों मुमकिन होता है और कैसे ये सब चीज़ें पाकिस्तान जैसे मुल्क में हो जाती हैं कि एक जेल कस्टडी में, एक किसी भी कस्टडी में मैं कहूँगा, इंतज़ामिया की कस्टडी में लोग जो है वो गायब हो जाते हैं और फिर वापस मिल भी जाते हैं। और फिर सबसे आखिर में थोड़ा-सा गुज़रते हुए गो के इसकी बाज़गश्त तो अब तमाम ही मीडियाज़ पर सुनी गई है कि जनरल बाजवा साहब का बड़ा अहम तरीन बयान जो है वो कहूँगा वो आया है, मीडिया की ज़ीनत बना है। इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हुए चलेंगे। तो आज मुआशी सूरत-ए-हाल, नाज़रीन किराम, मुआशी सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की, जिस पर हमेशा से रोना, जिसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है जो मुआशी सूरत-ए-हाल का पड़ता है वो आवाम पे पड़ता है। वो आवाम पे जो पड़ता है वो महंगाई की सूरत में पड़ता है। आमदनी के ज़राए मसदूद कम से कम होते चले जा रहे हैं और महंगाई का पहाड़, महंगाई का जिन बोतल से बाहर ही नहीं आ गया, बल्कि वो बादलों की तरह छा गया है हमारी आवाम पर। तो क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन इसके बरअक्स अगर मैं एक चीज़ देखूं, एक तरफ मैं बता रहा हूं कि महंगाई का पहाड़ जो है वो टूटता चला जा रहा है आवाम पर। रोटियां जो दावे वादे मैं सूबे पंजाब की अगर बात करूं, वो अब तक भी वफा ना हुए, और सिंध की या दीगर सूबों की हालत तो आपकी और हमारी जगह है।
रोटी तक खाने को मैसर नहीं, आटा, चीनी, दाल, कुकिंग ऑयल्स, मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आपकी हमारी सोच है। थोड़ा सा कभी कभार हम गुज़िश्ता 2 साल पहले का बजट निकालते हैं अपने घर का, ग्रॉसरी का, और आज का निकालते हैं, 2 साल पहले के गैस और बिजली के बिल निकालते हैं और आज देखते हैं, यकीन करें कुछ समझ नहीं आती कि कौन सा पहाड़ टूट पड़ा पाकिस्तान पर, कौन सी उफ्ताद आ गई थी पाकिस्तान पर, क्या हुआ था ऐसा, क्या ज़लज़ला आ गया था, क्या हमारी सारी इकोनॉमी मलिया मेट हो गई है, क्या हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो जो है वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो हैं उनमें आग लग गई थी, क्या हमारी सनत का पहिया रुक गया था। ऐसा क्या हुआ था कि इन 2 सालों में पाकिस्तान जितना ज़ुबूहाली का शिकार हुआ है, शायद इससे पहले तारीख, मैं तो कम अज़ कम अपनी 30-40 साल तारीख में इन चीज़ों को नोट नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा इन 2 सालों में कैसे हो गया कि कीमतें आसमान को छूने लगी हैं, यानी कि दुगनी नहीं, तिगनी नहीं, 4 गुना तक कीमतें बढ़ गई हैं बहुत सारी चीज़ों की। रहना मुहाल हो गया है आवाम का, और मुआशी पहिया किस तरह से, महंगाई, रिसेशन दुनिया का हिस्सा रहा, महंगाई दुनिया में बढ़ी है, क्या उस एतबार से आवाम की ज़राए आमदनी बढ़े हैं, आवाम की तनख्वाहें बढ़ी हैं? नहीं। आप एक बेसिक तनख्वाह रखी कैसे जाती है? आपको पता है कि मैं आपको एक मुआशी अशारिया, मुआशी इंडिकेटर के बारे में बताऊं कि किसी भी मुल्क की बेसिक आमदनी, किसी भी मजदूर की इब्तदाई आमदनी, कि अगर वो कुछ भी नहीं जानता, कोई पढ़ाई नहीं है, मतलब एक आम मजदूर, लेबर तबका जिसे हम कहते हैं, वहीं से इवेल्यूएट करना शुरू होती है आपकी इब्तदाई आमदनी। वो 30,000 रुपये रखी गई है यहाँ पर, शायद अब तो 35 हो गई है, 12 अगर 30 भी है तो क्या 30,000 रुपये में आज वो अपने घर के अगर 2-3 बच्चे हैं, 2 अहबाब हैं, 3-4 अफराद, 5 अफराद पर मुश्तमिल अगर कोई घराना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो इन 30-35 हज़ार रुपयों में अपने अखराजात पूरे कर सके, कि बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के टैक्सेस और ग्रोसरीज और स्कूल, ये सब चीज़ें कर सके? नहीं है। तो ये हुकूमती आशारिया ही सबसे पहले गलत है, सबसे हुकूमत का तखमीना ही गलत है, और जब यहाँ से गलतियाँ शुरू होती हैं तो फिर ये गलतियाँ पै दर पे होती चली जाती हैं, और यही मैं और आप देख भी रहे कि गुजारे लोगों के हो नहीं रहे, और फिर जिस वजह से जब गुजारे नहीं होते, जब लोगों के बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पाते या वो भूखे सोते हैं, उनको उनकी उनकी इब्तदाई, मतलब इब्तदाई यानी कि ज़रूरियात ज़िंदगी जिसे कहते हैं, ज़िंदा रहने के लिए वो नहीं मिलते, तो फिर यकीनी तौर पर करप्शन और क्राइम बढ़ता है। वो हर किस्म का हो सकता है, वो अखलाकी भी हो सकता है, वो समाजी भी हो सकता है, वो स्ट्रीट क्राइम भी हो सकता है, ये किसी भी किस्म का हो सकता है। ये क्राइम रेट बढ़ता है जब आपके यहाँ खुशहाली जो है वो रुखसत होती है, तो जराइम का इर्तिकाब बढ़ता चला जाता है, और लोग इसको जो है वो इसको बुरा भी नहीं समझते, क्योंकि वो इसे अपना हक समझ के कर रहे होते हैं। क्योंकि एक तरफ इमारत, एक तरफ अय्याशी, एक तरफ सहूलतें देख के जब हम हैरान होते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ जो है जिसे कहते हैं ना कि एहसास कमतरी के जज्बात को तस्कीन के लिए फिर लोग जो है वो निकल पड़ते हैं, और ख़ास तौर पे नौजवान इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी होता है। जब अगर इनको पहले कुछ मराहिल में कामयाबियाँ हासिल हो जाएं, तो फिर वो मुस्तकिल तौर पर इसका हिस्सा बन जाते हैं, और जब मुआशरा और सिस्टम और हमारी जो लॉ इन्फोर्सेस एजेंसीज जो हैं, शायद वो इनको और बढ़ावा दे देती हैं, क्योंकि वो सिस्टम ही नहीं है कि वो कुछ करेक्शन हो सके। करेक्शन का कोई सिलसिला नहीं है शायद, जिसे हम कहते हैं, और ये ज़बान ज़द आम बात है कि अगर कोई बंदा खुदा ना खास्ता किसी वजह से जेल में जाए, तो अंदर से फिर ज़्यादा बड़ा मुजरिम बन के निकलता है। उसको वो सारे रास्ते पता चल जाते हैं कि अब अगर मैं धर लिया गया तो आगे से मुझे किस अंदाज से काम चलना है कि मैं धरा ही ना जाऊं, अगर धर भी लिया गया तो उसे निकलने के रास्ते कौन से होंगे। ये है हमारा सिस्टम बदकिस्मती से, और जिस पर मैं और आप अपना गुजारा कर रहे हैं। तो मुआशी सूरत हाल पर मैं गुफ्तगू कर रहा था, और सूरत हाल की एक तरफ तो मैं ये सारी कहानियाँ अपना रोना रो रहा हूँ, दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज अपनी तेज़ी की बुलंद तरीन सतह पर, हाउ इज़ पॉसिबल। मैं तो मुमकिन नहीं है, दुनिया हैरान रह जाती है कि आपके यहाँ मुआशी जिसे जीडीपी ग्रोथ कहते हैं, नमो, शरह नमो जो है, जिसे एवेल्यूएट किया जाता है कि आपकी आवाम की पसलियाँ कितनी मजबूत हैं, शरह नमो से यही मुराद होती है। जीडीपी ग्रोथ वो गिर कर 1 से भी कम चली गई है, शायद माइनस में थी कुछ दिनों पहले, तो
जो 6 पर थी आज से 2 साल पहले, वही मैं बात कर रहा हूँ कि जब मवाजना करने जाते हैं गुज़िश्ता 2-3 साल पहले का, तो 6% की ग्रोथ जो है वो गिरते हुए 5, 4, 3, 2, 1 से अब 1 से भी नीचे चली गई है। जहाँ शरह नमो का ये हाल हो, जहाँ पर आवाम बिलक रही हो, वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज यानी कि कंपनियाँ जो हैं वो इतना कमा रही हैं। इससे क्या मुराद हो? या तो फिर ये मुआशी नाहमवारी है कि वो एक तरफ तो इतनी कमाई हो रही है, दूसरी तरफ जो है लोग अपना इब्तिदाई बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा नहीं कर पा रहे। तो या तो ये सबसे बड़ा खुला तज़ाद हो गया। ये तज़ाद नहीं है जी, यकीनी तौर पर मैं और सब जानते हैं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज को कैसे कंट्रोल किया जाता है और दुनिया की नज़रें स्टॉक एक्सचेंज पर होती हैं। किसी भी हुकूमत को अगर ऊंचा उड़ाना हो, उसका सॉफ्ट इकोनॉमिकल इमेज दुनिया के सामने लाना हो कि ये देखिए हमारा स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पहुँच रहा है, कुछ हो रहा होगा मुल्क के अंदर एक्टिविटी, तभी तो ये स्टॉक एक्सचेंज की जो खबरें हैं वो दुनिया के स्टॉक एक्सचेंजेस में जाती हैं और वहाँ से शायद वो लोग समझ लेते होंगे, लेकिन इतनी बेवकूफ़ दुनिया भी नहीं है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सब समझते हैं और इस समझ और नासमझी में बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम करते चले जाते हैं और स्टॉक एक्सचेंज इतने बुलंदी पर जा रहा हो और अवामी सतह पर कुछ ना हो तो यकीन तौर पर ये ढकोसला सी चीज़ लगती है। एक रेडीमेड, एक कॉस्मेटिक्स किस्म का जो है वो सियासी मुआशी निज़ाम सा लगता है, इसमें है कुछ भी नहीं। तो अब आवाम की ज़रूरियात मैं तो सिर्फ पॉइंट आउट ही कर सकता हूँ। बहुत सारे अवामिल, बहुत सारी मीडिया पर और सोशल मीडिया पर इसकी गुफ्तगू होती है कि आगे क्या, आगे यही कि आवाम से मशवरा किया जाए कि आवाम क्या चाहती है। जो आवाम चाहेगी वो हम करना शुरू करेंगे तो ये सारे अहदाफ हासिल होना भी शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन कराम, इससे पहले कि मैं ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान पर आऊँ, मैं चाहूँगा कि वक्फे के बाद उस पर बात करूँ। वक्फे से पहले जो चंद मिनट है मेरे पास, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि हमारे 6 जजेस का मामला जो है वो कहाँ तक पहुँचा। 6 जजेस जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस आप सब जानते हैं, जिन्होंने एक ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि हम पर जो है वो कदगनें लगाई जाती हैं, हम पे फ़ैसलों के लिए फ़ैसले, अपने मनपसंद फ़ैसले लेने के लिए जो है वो जो है इम्पोज्ड किए जाते हैं और हमें फ़ोर्स किया जाता है। इसके ख़िलाफ़ उन्होंने राय मांगी थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, फिर इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट तक कहानी गई। फ़ाइज़ ईसा साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने इसका नोटिस लिया। अब वो आज ख़ुद नोटिस के बाद अब इसकी समाअतें शुरू हुई हैं और समाअतें फुल बेंच में होनी थी 29 को। शायद मुझे लगता है कि अब फुल कोर्ट बेंच नहीं बन रहा, क्योंकि कुछ और लोग इससे जो है वो एक जज गालिबन मंदुखेल साहब वो इससे अलहदा हुए हैं उस बेंच से, तो अब शायद फुल कोर्ट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना भी हो पाएगा इस पर कुछ कहानियाँ शुरू होंगी। इस सिलसिले में तमाम ही हमारी हाई कोर्ट्स के जजेस को कहा गया था कि आप भी इसमें अपनी राय दें। तो इस सिलसिले में जो है वो सिंध हाई कोर्ट में एक इजलास मुलक्कद हो चुका है तमाम ही ऑनरेबल इज़्ज़तमाब जजेस का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिन जजेस को ये शिकायत थी उनका भी एक तमाम जजेस का एक मुश्तरका एलामिया सामने आ चुका है और जस्टिस आमिर फ़ारूक गालिबन कहा यह जाता था कि इन्हीं के ख़िलाफ़ ये सारी कंप्लेंट्स थी, लेकिन अब वो माशाल्लाह उन्होंने इस सारे मामले को टेकअप किया है। किस अंदाज से ये कहानी आगे बढ़ती है वो इस पर रहे हैं और तमाम जजेस के साथ उन्होंने अपनी कमिटमेंट का इजहार भी किया है और ये बताया है कि अगर इस किस्म की कोई सूरत हाल है तो इसको हम सब मिलकर एक ज़बान होकर इसके ख़िलाफ़ या इसके हक़ में बात करेंगे। और मेरा ख़्याल है पेशावर हाई कोर्ट में भी इस किस्म की कोई चीज़ें आ रही हैं, तो और लाहौर हाई कोर्ट में भी ऐसा कोई इजलास हुआ है। तो तमाम हाई कोर्ट्स जो हैं वो अपनी अपनी जो है वो नुकात जो है वो पेश करेंगी। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था कि तमाम लोग अपनी राय दें, तो तमाम हाई कोर्ट से जब राय मुज्तमे होकर पहुँचेगी सुप्रीम कोर्ट में तो उस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें आ रही हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई बहुत ज़्यादा इसका वाविला या चर्चा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया से जो बातें आती हैं वो इतनी अथेंटिक नहीं कहा जा सकता, जिसके बायस यकीन तौर पर हमें कहीं ना कहीं ठहरना होता है जब तक कि अथेंटिकेशन के साथ खुद सुप्रीम कोर्ट से इस किस्म की कोई बातें हमारे सामने ना आए। तो ये वो 6 जजेस का मामला है जो अब तक कहाँ तक पहुँचा है मैं आपको बता रहा था। वक्फे के बाद आते हैं और थोड़ा सा मरीम नवाज़ साहिबा की हालिया एक्टिविटी पर गुफ्तगू करते हैं और कुछ और मौज़ूआत पर भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए।
खुशामदीद नाज़रीन, वफ़े के बाद टॉप स्टोरी, आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। और वफ़े पे जाने से पहले मैंने कुछ मौज़ूआत पर आपसे गुफ्तगू की है। अब इससे पहले कि मैं ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान पर गुफ्तगू करूँ, मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब की हालिया एक्टिविटीज़ पर मैं कुछ अपनी राय देना चाहूँगा। गुज़िश्ता दिनों पहले, अब से पहले तक की जो कहानी उनके जो इनकी हिदायत के मुताबिक 16 रुपए की रोटी पंजाब में बिकनी चाहिए थी। और उन्होंने खुद कुछ तंदूर और कुछ रोटी बेचने वालों का दौरा भी किया। नवाज शरीफ साहब भी एक वीडियो में हमारे सामने आए थे, जहां उन्होंने आवाम से कहा कि 16 से रुपए की से ज़्यादा की रोटी नहीं लेनी है, और जो भी देता है 16 से ज़्यादा की, तो उस पर आप हुकूमत को आगाह करेंगे और हम उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। लेकिन ये मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि हाउ इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है कि जब गैस के रेट वही हों, आटे के रेट वही हों, मतलब वो तमाम चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ रहें, लेकिन आप 25 से या 20 से 16 की रोटी कर दें, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। वो यही इसी सूरत में मुमकिन होगा कि वो उसका वज़न गिरा देंगे। जहां आप एक रोटी से आपका पेट भर जाया करता था, अब आपको ऐसी 16 रुपए की 2 रोटियां लेनी पड़ेंगी, तो ये 32 रुपए की हो जाएंगी, तो यानी कि 25 के बजाय 32 आपका खर्चा और बढ़ जाएगा। आप दुकानदार से कोई चीज़ छीन कर नहीं ले सकते, इनके बहुत सारे रास्ते होते हैं। आपको इंसेंटिव देना पड़ता है, और क्लियर, ईमानदाराना, दयानतदाराना इंसेंटिव। ऐसा इंसेंटिव भी नहीं कि अपने लोगों को बख्शने के लिए आपने आटा सस्ता कर दिया, सब्सिडाइज कर दिया, गैस को सब्सिडाइज कर दिया, और फिर इसके बहुत सारे लोग जो है इससे, हकीकी जो लोग होते हैं वो इससे फ़ायदा नहीं उठा पाते, कई और दरमियान के लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा लेते हैं। तो एक तो ये एक रोटी का सिलसिला जिस अंदाज से इसका आगाज़ हुआ था, ये अपनी मौत आप मर गया ये नज़र आ रहा है, क्योंकि इस पर कुछ अदालती अहकामात भी आ गए, कुछ लोगों ने अदालत में अपीलें भी दायर कर दी, और फिर हुकूमत भी भूल गई। हुकूमत पंजाब भी अब इसको भूल चुकी है। अब 16 रुपए की रोटी का कोई कॉन्सेप्ट हमें होता हुआ नज़र आया। ये है हमारी बदकिस्मती कि एक अगर हमने सबसे पहले तो हमें ये करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, गलत या सही बात की बात है। अगर इस पर हमने कोई फ़ैसला कर ही लिया है, क्या ये घर पे बैठ के तो फ़ैसला नहीं होता, काबीना फ़ैसला करती होगी, हुकूमतें फ़ैसला करती हैं, तो ये ज़रा मजबूत होना चाहिए। चंद हफ्तों में, चंद 2 हफ्तों की बात कर रहा हूँ, 3 हफ्तों की बात कर रहा हूँ, इसी में ये फैसला, अब इतनी अपनी मौत आप मर गया, हाउ इज़ पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन होता है? हुकूमतों के फैसले ऐसे नहीं मारा करते। क्या पंजाब में आज 16-18 रुपए की रोटी मिल रही है? नहीं मिल रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हुकूमती रिट कायम ना हो पाई, तो इसका मतलब है हुकूमत का फैसला गलत था। जो गलत फैसले होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते, वो स्टैंड नहीं कर पाते, वो अपनी बुनियाद से हिले हुए होते हैं, जिसके बाइस वो स्टैंड नहीं करते और अपने मुंह के बल गिर जाते हैं। और यही हुआ। तो ऐसी स्टंट बाजी या शोबाजी, जिसे हमारे सोशल मीडिया की ज़बान में कहा जाता है, करने से पहले अगर इस पर भरपूर होमवर्क कर लिया जाता, 25 जगह 20, 20 की जगह 18, 1-2 रुपए का मार्जिन रख के जितना रिलीफ आहिस्ता आहिस्ता दिया जाता, थोड़ी कैलकुलेशन की जाती, कितने कितने लोगों की ये ज़रूरत है, कितने लोग पंजाब में इस कारोबार से वाबस्ता हैं, कितनी इनकी आटे की, कितनी इनकी गैस की ज़रूरियात हैं, इन तमाम चीज़ों को मुजतमा करके कोई ऐसा प्लान बनाया जाता, जहां बेशक के आप 10-20 रुपए कम करने के बजाय चंद ग्रुपों से आगाज़ करते और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसको आगे बढ़ाते। लेकिन शायद इतनी सोच जो है वो मुझे भी स्टूडियो में ही आती है और आपको भी अपने घरों में आती है। शायद वज़राए आला और इनकी काबीना जो है वो इतनी सोच के हामिल नहीं होते। बहरहाल ये स्टंट था, नाकाम हो गया। इसके बाद अभी रिसेंटली मरियम नवाज़ साहिबा, मैंने और आपने देखा, और बड़ा चर्चा हुआ उनकी उन तस्वीर का, उनकी उस एक्टिविटी का, जो उन्होंने पुलिस के लिबास में जो है वो अपनी एक तकरीब में पुलिस के साथ इजहार यकजहती के लिए कहा जाता है कि वो गई हैं। और वज़ीर आला का पुलिस के लिबास में होना, ये नो डाउट एक यकजहती की अलामत तो नज़र आता है मुझे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि पुलिस के साथ खड़े होना। लेकिन क्या हम पुलिस के साथ वाकई खड़े हैं? क्या इससे पहले जो वाक़यात हुए, क्या हम पुलिस के साथ खड़े होते हुए नज़र आए? खड़ा होना तो दूर की बात है, हमने शायद मीडिया तो ये बता रहा है कि हमने तो एक लफ्ज़, एक जुमला उस वक्त पुलिस के लिए नहीं कहा जब पुलिस पे कुछ उफ्ताद टूट पड़ी थी। सानिया बावल नगर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुमासिलत नहीं रखती। हमारा अमल, हमारा एक्शन और हमारे माजी जो है वो आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहा होता, तो अवाम इसको ढकोसले समझते हैं। मैंने फिर कहा कि वर्दी में होना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे नहीं पता कानूनी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, क्योंकि पता ये चला है कि कुछ कानूनी माहिरीन या वकला जो हैं वो इस वर्दी के इस्तेमाल के लिए
जो है वो इस्तेमाल करने पर वज़ीर आला के ख़िलाफ़ कोई अपील दायर कर दी गई है। इसका क्या नतीजा होगा, मुझे इससे सरोकार नहीं है। लेकिन ये बड़ी अजीब-सी बात है कि हम इज़हार यकजहती तो करें, लेकिन जो सही प्लेटफ़ॉर्म है, जो जगह है जहाँ पर हमें इनके साथ खड़ा होना है, इनके हाथों को मज़बूत करना है, और पुलिस ने जिस अंदाज़ से अवाम के साथ अपना रवैया रखा है गुज़िश्ता अदवार में, तो ज़ाहिर-सी बात है अवाम को भी कोई बहुत ज़्यादा पुलिस से इतनी मोहब्बत रही नहीं है, बदकिस्मती के साथ हमारे इदारों से मोहब्बत। और जहाँ भी इदारों की पुष्ट से अवाम का हाथ हट जाए या अवाम की मोहब्बत वो उस तरह से ना हो पाए, तो वो इदारे कमज़ोर ही रहते हैं, वो इतने मज़बूत नहीं हो सकते। अपने आप में तो वो मज़बूत होंगे, लेकिन वो किसी वक़्त भी मुँह के बल गिर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ, और मरीम नवाज़ साहिबा ने बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर की तरह पुलिस के लिबास में, पुलिस यूनिफ़ॉर्म में विज़िट किया। इसके बाद वो बाहर आईं और उन्होंने बाकायदा एक छड़ी थामी हुई थी, और एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट देने की कोशिश की गई। लेकिन इस पर कुछ बहुत सारी सोशल मीडिया, तो आपको पता है उनको मौका चाहिए होता है, उन्हें मौका मिला, उन्होंने इस पर बेशुमार अपनी क़यास आराइयाँ शुरू की, और जिसके बाद कई बातें सामने आईं कि भाई ड्रेस तो पुलिस का था, लेकिन जो कैप थी वो ऑफिसर्स की कैप थी, यानी कि कांस्टेबल का ड्रेस था, और जो कैप थी वो जो है वो ऑफिसर लेवल की थी। तो ये मुमासिलत नहीं रखती इन दोनों में। और फिर तीसरी चीज़, उनके शूज़ की तरफ लोगों ने ध्यान दिया कि ये शूज़ तो अब पुलिस इस्तेमाल नहीं करती, ये तो पाक अफ़वाज के फ़ौज के जूते हैं। तो ये चीज़ें भी, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन नहीं रहा इन तमाम, अपनी यूनिफ़ॉर्म के अंदर भी कुछ कोऑर्डिनेशन का इशू नहीं रहा। तो एक तरीके से फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये फ़ैशन शो है। तो इसमें फिर फ़ैशन शो में तो फिर कोई कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ तो कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं, बस कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है तो चले, इसका कोई हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं होता। तो बहरहाल ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं उस वक़्त जब अवाम आपको पज़ीराई दे, अवाम में निकलते हुए आपको और हमें कोई इस तरह से, मैं कुछ भी पहन कर निकल जाऊँ, लेकिन अगर अवामी सतह पर मुझे इसकी पज़ीराई हासिल नहीं होगी, तो हो सकता है कि मैं इसी किस्म की चीज़ों का शिकार रहूँगा, इसी किस्म के ख़ब्त का मैं शिकार रहूँगा, जो कि मेरे ज़हन में समाया हुआ है। तो हमें इससे इज्तनाब करते हुए अवामी खिदमत के मसाइल पर गुफ्तगू करनी चाहिए। ईरानी सदर का दौरा कराची, दौरा लाहौर और दौरा इस्लामाबाद, यानी कि पाकिस्तान के इस दौरे में कराची का जिक्र मैंने इसलिए किया कि उस दिन कराची को पूरी तरह कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, यानी कि बंद कर दिया गया था। कराची में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। शायद ईरानी सदर ईरान में भी कहीं मूव होते होंगे, तो शायद ऐसा नहीं होता होगा जैसा कि कराची में देखा गया। इनकी कॉन्वॉय की बड़ी वीडियोज़ जो हैं वो सामने आई हैं कि 50 गाड़ियाँ, मैं 100 गाड़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन 50 व्हीकल्स, अगर 100 व्हीकल्स तो हुई होंगी मोटरसाइकिलें, और अगर गाड़ियाँ मिला दी चली जाएँ, तो ये कॉन्वॉय जो था वो इनको लेके शहर कराची में दाखिल हुआ था। हैरत अंगेज़ तौर पर कोई 10-12 मुआहदे हुए हैं मुख्तलिफ नौइयत के पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो आई ओपनिंग और आवाम के लिए परेशान कुन, ख़ुद पाकिस्तान के लिए भी और ईरान के लिए भी, कि इस एलामिये में, जो मुश्तरका एलामिया किसी भी सदर के दौरे के बाद जारी होता है, उसमें पाक ईरान गैस पाइपलाइन का कोई ज़िक्र नहीं है। जी हाँ, ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। अगर ज़िक्र है भी तो को बहुत बारीकियों के साथ, लेकिन इसे खुल कर के आइंदा हमारे इस गैस पाइपलाइन का मुस्तकबिल क्या है। ईरान ने अपने हिस्से का काम कर छोड़ा है, अब अगला हिस्सा जो पाकिस्तान के हिस्से का था उस पर काम रुका हुआ है। अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात से एक बार फिर पाकिस्तान, ईरान के सदर के दौरा पाकिस्तान पर अमेरिका ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ही नहीं किया, धमकी आमेज़ इज़हार किया है कि जो लोग भी ईरान से अपने ताने बाने मिला रहे हैं, वो मुख्तलिफ़ पाबंदियों का शिकार हो सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान किसी पाबंदियों का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या ये प्री प्लान्ड अमेरिका की आशीर्वाद के साथ किया हुआ दौरा था, और फिर ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च चल रहा है, अमेरिका थोड़ा सा इस पर नाराज़ होगा और पाकिस्तान इस पर अपनी राय दे देगा? क्या इतना पाकिस्तान में अपनी इतनी सकत है कि पाकिस्तान अमेरिका को नाराज़ करके ईरानी सदर को पाकिस्तान में आने की दावत दे दे? या एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी सामने आ रहा था कि अमेरिका और IMF को थोड़ा सा प्रेशर में लाने के लिए ईरानी सदर पाकिस्तान आए और मोहतरम नवाज शरीफ साहब चाइना चले गए, ताकि
दुनिया को थोड़ा सा इकोनॉमिकली अपने आप को स्टेबल करने के लिए और थोड़ा सा खारजी तौर पर अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग साबित करने के लिए कि अगर आपने हमारी इस मुश्किल वक्त में हेल्प नहीं की तो हमारे पास और बहुत सारे एवेन्यू हैं, हम अपना कैंप चेंज कर सकते हैं, हम उन लोगों की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब के दौरा चाइना की कोई ख़ास रिपोर्ट्स अब तक नहीं आई हैं, तो शायद इस पर बात नहीं की जा सकती। तो ये भी एक उनसर शामिल था। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है, इस पर अमेरिका जो है उसमें बाकायदा सरकारी सतह पर इस बात का एतराफ़ कर लिया गया है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ये गैस पाइपलाइन जो है वो ईरान से होती हुई पाकिस्तान में दाखिल हो। दो ममालिक हैं, उनका आपस में कॉन्टैक्ट है, वो आपस में कुछ गैस या ईंधन या पेट्रोल या किसी भी हवाले से कुछ मामलात करना चाहते हैं। अमेरिका को इस पर क्या शिकायत होनी चाहिए? अमेरिका को ईरान से शिकायत हो सकती है, लेकिन ईरान से तो और बहुत सारे ममालिक कुछ ले रहे हैं। अमेरिका को तो रशिया से भी शिकायत है, रशिया से तो यूरोप पूरा पेट्रोल ले रहा है, रशिया से भारत हमारा पड़ोसी मुल्क पेट्रोल ले रहा है, पाकिस्तान ने पेट्रोल का मुआहदा किया तो अमेरिका को मुश्किलात आई। तो ये सिर्फ सारी कदगने, सारी मुश्किलात पाकिस्तान ही पर क्यों है, मुझे नहीं समझ आती। आपको समझ आ रही है तो मुझे बताइएगा। मुझे तो एक ही बात समझ आती है, मुझे ये बात समझ आती है कि पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देना। पाकिस्तान आगे बढ़ गया, न जाने क्यों मुझे नज़र आता है, मैं हमेशा से कहता हूँ, इससे पहले भी कहता रहा हूँ कि दुनिया के नक्शे में अगर देखता हूँ पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान एक डॉट से बड़ा मुल्क नहीं है। हमारे आसपास ही इतने बड़े बड़े मुल्क मौजूद हैं, सुपर पावर्स भी हैं उनमें। भारत हमारा बहुत बड़ा मुल्क, चाइना बहुत बड़ा मुल्क, रशिया बहुत बड़ा मुल्क, हमारे आसपास के हैं सारे, इसी एशिया के मुल्क हैं सारे। लेकिन पाकिस्तान पर निगाहें समझ नहीं आती। सारे कैमरे, सारी लाइटें दुनिया की जो है वो पाकिस्तान के गिर्द घूम रही होती हैं। जिस तरह किसी स्टेडियम पर जो सर्च लाइट्स होती हैं, कैमरा होते हैं, सर्वेलेंस कैमराज जिसे कहते हैं हम, हिफाजती कैमराज, वो सब पाकिस्तान ही पर क्यों हैं? पोटेंशियल अजीज़ाने वतन, पोटेंशियल पाकिस्तान में पोटेंशियल है। पाकिस्तान में गहराई से लेके बुलंदी तक के तमाम अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, बस अपने रब की किन किन नेमतों को जुटाओगे। तमाम नेमतें मौजूद हैं, मतलब ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, साकी जिसे कहते हैं। पोटेंशियल है अवामी सतह पर, अवाम स्किल्स के हवाले से पाकिस्तान के अवाम जो चाहे कर सकते हैं। दुनिया के कई ममालिक के लोगों को एवेल्यूएट किया गया, पाकिस्तान उनमें 7वें नंबर पर आया, जिन्होंने हुकूमती जो है वो सहूलतों के बिना आज पाकिस्तान को जहाँ पे भी ला खड़ा किया है। ये तो हमारे रहनुमाओं की गलतियाँ हैं। तो पाकिस्तान आज जहाँ खड़ा है, अपने हुकूमत के नाअहली के बावजूद भी उसमें अवाम का बहुत बड़ा अमल दखल है। और ये मैंने कहा कि ये स्टडी आज से कई साल पहले हो चुकी है कि हुकूमती सहूलतों के बिना पाकिस्तान की अवाम आज जहाँ पर खड़ी है तो वो दुनिया में 7वां नंबर है। हुकूमतों से फैसिलिटेट होने में पाकिस्तान का 100 से ऊपर का कोई नंबर था, लेकिन उन्हीं सहूलतों से फ़ायदा उठाकर अपने आप को स्टेबल करना, अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर गुजरना, पाकिस्तान का 7वां नंबर। और फिर मैंने कहा कि गहराई से लेकर बुलंदी तक सब कुछ हमारे पास मौजूद है। तो ऐसे मुल्क के साथ तो यही होना चाहिए, और ये हो ही रहा है हमारे साथ। में देख रहे हैं कि दुनिया रशिया से पेट्रोल लेती रहे, लेकिन शायद मैं और आप नहीं ले सकते अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए। वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे पे चलते हैं और कुछ नए मौज़ूआत पर वक्फे के बाद आकर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में टॉप स्टोरी में मैं मौजूद हूं आपके साथ, और कुछ तेज़ी से इन आखिरी मिनट्स में मैं चाहूँगा कि तेज़ी से जो है वो मुल्क की सियासी और अब तक की जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर मैं सियासी सूरत हाल पर बात करूँगा पाकिस्तान की अब तक की। तो मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और गुज़िश्ता रोज़ जुम्मे के नमाज के बाद का जो वक्त था
और इस मरतबा थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी चेंज रही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, बजाय कि किसी एक ही शहर में बहुत बड़े-बड़े इज्तिमात के बजाय उन्होंने जो हल्का बंदी के तहत यानी कि सूबाई असम्बली के हर हल्के में आपने एहतजाज करना है किसी न किसी अंदाज में। तो ऐसा हुआ और बड़ी अच्छी फुटेजेस भी नज़र आई हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसमें बड़े सैटिस्फैक्टरी इत्मीनान का इज़हार किया है कि पूरे पाकिस्तान से लोग बाहर निकले हैं। हुकूमती सतह पर, रियासत की सतह पर गालिबन इस पर कुछ नुक्ताचीनी ज़रूर की गई है कि लोग उस तादाद में बाहर नहीं आए और इसमें ये तय भी है, मेरा ख्याल है कि शायद उस लेवल पर लोग नहीं ले पाए। लेकिन जब रियासत आपके ख़िलाफ़ खड़ी हो और आप कहाँ चले जाते हो आपका पता ही ना चलता हो, तो शायद हो सकता है अवाम में थोड़ी-सी जो है वो मुश्किलात ज़रूर होती हैं। आप फ्री हैंड दें, दैट्स के बात यकीनी तौर पर पता चल सकता है कि अवाम कहाँ खड़ी है। लेकिन बहरहाल इस पर कोई राय कायम करना कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मार्का जीत लिया या रियासत कामयाब हुई, ये कहना क़ाबिल-ए-ज़िक्र है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये कहना है कि हम इसमें कामयाब हुए हैं और मुल्की सतह पर ये एहतजाज अब और बढ़ता चला जाएगा। अब रियासत इस पर मज़ीद क्या अपने मुमकिना है जो वो अवामिल इख्तियार करती है, ये देखना होगा आगे। बुशरा बीबी साहब की साहिबा की जो सेहत है, ये बड़ा सवालिया निशान बनी रही गुज़िश्ता 2-3 हफ़्तों से और बड़े ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए जाते रहे बुशरा बीबी साहिबा की जानिब से और उनके वकला की जानिब से। ख़ुद इमरान खान साहब इस पर सामने आए और बड़ी अजीब व गरीब सिचुएशंस हमारे सामने रहीं इस पूरे 2-3 हफ़्तों में और ज़हर खुरानी तक के इल्ज़ामात लगे हैं और इस पर इलाज के लिए कुछ सिलसिले शुरू हुए। डॉक्टर्स ने इस पर अपनी ट्रीटमेंट का आगाज़ भी किया मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में और बिल आखिर अशिफा हॉस्पिटल जिसका ज़िक्र भी किया था, वहाँ भी मौका मिला उनके खुसूसी मुआलिज डॉक्टर रिज़वान की सरबराही में। और बिल आखिर जो रिपोर्ट्स आई अभी भी शायद कुछ टेस्ट के लिए कुछ मुआयने के लिए जो है वो कहा जा रहा है, कुछ लैब्स हमें और करनी है जिसके लिए शायद हुकूमत से इल्तिजा की जा रही है। लेट्स सी से क्या होता है। लेकिन ओवरऑल जो इनके वकला बुशरा बीबी साहिबा के जो वकला हैं वो बता रहे हैं कि उनके खाने की नाली पेट के अंदर जो मौजूद है वो, उसके अलावा इनके होंठ, उनकी ज़बान, उनके मुंह के छाले, ये इस किस्म की कुछ इंडिकेशन ज़रूर हैं कि कुछ और अगर टेस्ट हो जाएंगे, कुछ लैब्स और हो जाएंगी तो वे भी कि आगे आने वाले दिनों में कुछ और चीज़ें भी सामने आ सकें कि असल हक़ाइक़ क्या हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं। कुछ और तहरीक-ए-इंसाफ कह रहे हैं कि इसमें लेतो लाल का यानी कि इसमें डिले का टैक्टिस इसीलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर कोई ज़हर खुरानी की सूरत हाल है तो उसके नताइज कम से कम हो। जब नताइज बहुत देर यानी कि डिले हो जाए, देर हो जाए तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा रिपोर्ट्स में सामने नहीं आ सकती जो इससे पहले हुआ है। बहरहाल अल्लाह ताला सबकी, हम सबकी और जितने भी लोग हैं हमारे दुश्मनानी क्यों ना हो, उन सबकी सेहत की और उन सबकी जान की हिफाजत फरमाए, ये हमारी दुआ हो सकती है। एक और तेज़ी से बढ़ता हुआ और बड़ा संगीन तरीन जो है मामला जो है वो इंतज़ामिया की ज़ेर हरासत 2 लोगों का था, जिसमें हसन नियाज़ी और इबाद फ़ारूक सर फ़हरिस्त रहे कि ये अपने बैरिक्स के अंदर, अपने उस सेल के अंदर मौजूद नहीं पाए गए थे। गुज़िश्ता 1-1.5 हफ़्ते तक वो सामने ना आ सके और उनकी फ़ैमिली, उनके कुर्बो जवार के दोस्त, उनके बहुत सारे लोग जो है करीबी अज़ीज़ और उनकी फ़ैमिली बड़े डिस्टर्ब रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ज़ेर हरासत मुल्ज़िमान जो हैं वो कहीं गायब हो जाएं और कोई इसका ठोस जो है वो जवाब भी नहीं मिल पाया था, जिसके बायस से बड़ी मुश्किलात का शिकार रही इनकी फ़ैमिली गुज़िश्ता हफ़्ते में और बड़ी रोना पीटना भी हुआ जिसे कहते हैं। हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो हसन नियाज़ी के वालिद मोहतरम हैं और दामाद हैं इमरान खान फैमिली के, यानी कि इमरान खान के बहनोई हैं हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी, जो कि इमरान खान के बड़े ख़िलाफ़ हैं। ये बात भी तय है कि इमरान खान के बड़े ख़िलाफ़ हैं और उनका कॉन्सेप्ट, उनका बयानिया जो है हमेशा इमरान खान के अगेंस्ट रहा, इससे पहले भी। तो उन्होंने बाकायदा कोर्ट में आके आंसू बहाए और ज़ाहिर सी बात है जवान बेटा जब इस तरह से ज़ेर हरासत तो हुई लेकिन हरासत में ही वो गायब हो जाए तो कुछ परेशानियाँ होती हैं। तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बेशक उसकी आप लाश हमें दिखा दीजिए लेकिन हमें दिखाइए तो सही। तो बहरहाल फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे।
और आगे कुछ ही दिनों के बाद जो है वो मंज़र आम पर ले आया गया। हसन न्याज़ी भी आ गए, उनकी फ़ैमिली की मुलाकात भी हो गई उनके साथ, और फिर इबाद फ़ारूक साहब जो नन्हा हमारा एक मासूम अपने बाप की मोहब्बत में शहीद हुआ, मैं नाम भूल रहा हूँ उस बच्चे का, उसके वालिद मोहतरम इबाद फ़ारूक, वो भी अब सामने आ चुके हैं। तो ये खुदा का शुक्र है कि अब दोनों ही लोग अपनी फ़ैमिली से मिल चुके हैं। इनके फ़ैमिली को कम से कम इतना सुकून ज़रूर है कि वो ज़ेर हिरासत हैं और महफूज़ हाथों में हैं, और जो है वो इस मामले को आगे ले जा सकते हैं। आखिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जनरल बाजवा साहब का हालिया बयान जो तमाम ही टीवी चैनल्स की ज़ीनत बना रहा, और सोशल मीडिया पर भी इस पर बड़ी बात हुई है। कई सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट ने, कई तज्ज़ियाकारों ने, कई सहाफ़ियों ने इस पर अपनी राय देने का मौका पाया कि लबे-लुबाब ये था उनके बयान का कि मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेजने का जो फ़ैसला था वो मेरा नहीं था। हमें और आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जब भी कोई आर्मी चीफ़ साबिक हो जाते हैं, हमारे लिए इतने ही मोहतरम होते हैं जितने कि मौजूदा आर्मी चीफ़ हुआ करते हैं। गो के एक 22 ग्रेड के ऑफ़िसर होने के नाते बड़ी आइनी ज़िम्मेदारियाँ किसी भी 20-22 ग्रेड के ऑफ़िसर पर जो होती हैं हमारे आइन के तहत, वो इन सब पर लागू होती हैं। और लेकिन रिटायरमेंट के बाद मोस्टली हमारे चीफ्स जो हैं, ख़्वाह वो हमारे अदालती चीफ़ हों या हमारी आर्मी चीफ्स हों, वो अपनी ज़िंदगी बड़ी खामोशी के साथ और बड़े पुरसुकून अंदाज में, जिसे हम कहते हैं कि लोनली तन्हाई की ज़िंदगी बसर करते हैं। वो ज़्यादातर मीडिया का हिस्सा बनना कम महसूस करते हैं। ये हमारे सामने के पूरा एक, अगर हम देखें, एक शजरा है हमारे सामने पूरा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, और हमारे चीफ्स का, आर्मी चीफ्स का, और हमारी दीगर फोर्सेस के जो चीफ्स हैं वो बड़े चिल होके। इसके बाद पाकिस्तान में भी कहा जाता है, खैर मेरे पास इसका कोई बाकायदा अथेंटिक रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम जो है वो आउट ऑफ कंट्री भी अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं इसमें से। तो ये ज़्यादातर हमारी सियासत का भी नहीं, और हमारी जो है वो सहाफ़त का भी हिस्सा कम रहते हैं। लेकिन न जाने क्यों जनरल बाजवा साहब किसी न किसी अंदाज़ में हमारी मीडिया की ज़ीनत बन ही जाते हैं। थोड़ी सी खामोशी रहती है, वो अपने कामों में रहते हैं, लेकिन न जाने क्यों उनको ज़रूरत पड़ती है, वो किसी न किसी अंदाज़ में उनके कोई ना कोई बयानात किसी न किसी के ज़रिए सामने आते रहते हैं। और यही बयान एक बार फिर इनका सामने आया। 2 बातें उन्होंने की थी इस पर। एक तो यकीनी तौर पर कि अहम तरीन बात थी, जिस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, कि नवाज़ शरीफ साहब को बैरून मुल्क भेजने में उनका हाथ नहीं था। तो क्या ज़रूरत थी इस मौके पर यह बयान देने की? हकीकी तौर पे अगर देखा जाए तो ये वाकई चीफ आर्मी स्टाफ का काम नहीं है, और अगर कानूनी तौर पे भी देखा जाए तो उनका काम नहीं है। ना ही इन पर अब तक कोई ऐसा बाकायदा ठोस एलिगेशन लगाया जा चुका है, अगर अदालती महाज पर या कानूनी महाज पर देखा जाए तो इस मौके पर आकर ये तौजीह पेश करना कुछ समझ नहीं आई। और यकीनी तौर पर यही वो मामला होते हैं पाकिस्तान में जो फौरी तौर पर समझ नहीं आते, लेकिन हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस पर कुछ बात हो और इस पर कुछ गुफ्तगू हो। ये चीज़ें जो अब तक हमारे सामने नहीं हैं, आगे आने वाले दिनों में सामने आ जाएं। तो आर्मी चीफ्स और हमारी सर्विंग या रिटायर्ड अदालती चीफ्स जो हैं वो अपने बयानात बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कलमबंद भी की हैं। ख़ास तौर पे जब जनरल बाजवा साहब जो है वो अपनी कोई आप बीती सवाने उम्री या अपना कोई किताब लिखेंगे, तो शायद मेरा नहीं ख्याल है कि वो बहुत कम बिकने वाली है। बड़ी हाई सेलर बुक्स में से एक बुक होगी, क्योंकि बाजवा साहब खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से इंतहाई अहम तरीन शख्सियत पाकिस्तान की आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, जिन्हें एक्सटेंशन भी मिले हैं, और सियासी तौर पर भी इन पर बड़ी जो है ना बातचीत होती रही है। तो इनके आने वाले दिनों में अगर कोई किताब आती है बाजवा साहब की, वो कब लिख सकते हैं कानूनी तौर पर रिटायरमेंट के बाद, ये इसका मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन जब भी ये किताब आएगी जिसमें वो अपने सारे तजुर्बात और मुशाहिदात और अपने साथ आने वाली कारगुजारी को कलमबंद करेंगे किसी किताबी शक्ल में, तो वो किताब बेस्ट सेलिंग बुक होगी, ये मैं अभी से कह देता हूँ। नाज़रीन किराम, यहीं से आपसे विदा चाहते हैं और अगले प्रोग्राम में कुछ नए मौज़ूआत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए आपके मेज़बान अल्ताफ़ बयानी को टॉप स्टोरी से। अल्लाह ने के बाद।